अगर आप सपा की सरकार 2012 से लेकर 17 का देखिए तो उसमें देखिए लगभग हर एक वैकेंसी आया है, जिसमें हर एक में सिर्फ और सिर्फ जो इसका पहुंच है सिर्फ उसी का हुआ है। यह देश जो है उपनिषद का देश है, जिसमें कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का पूरा अर्थ सुन लीजिए। और उपनिषद यह भी कहता है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। यह वेद संदेश देता है और ये असंस्कार पार्टियां देश को तोड़ने में लगी है। धर्म पंथ संप्रदाय जाति, जब तक परिवार में, समाज में, देश में उच्च संस्कार नहीं आएंगे विकास हो ही नहीं सकता। सड़क हमारे यहाँ के ठेकेदार, हमारे यहाँ का मंत्री, कोई सड़क को खोद कर देखो, अगर 4 इंची का उसमें टेंडर है तो बनता है तो पास कौन करता है। अगर 17 से पहले देखिए माननीय मुलायम सिंह जी थे, उसका हमेशा स्टेटमेंट आता था मुस्लिम सिर्फ हमारा बहन बेटी है। कहाँ बोला था? ये भाजपा वाले बेटा एक बात थोड़ी हो तो कार सेवक पे कौन गोली चलवाया था? कार सेवक पे कौन गोली चलवाया था? हज हाउस एक मिनट सर मुद्दा जो है थोड़ा तो धीरे बोल रहे यार। मुद्दा जो है सर हम वो बोलते हैं, ये जो बोल रहे हैं सिर्फ हिंदू का पार्टी है या हिंदू पे कर रहा है। हज हाउस कौन बनवाए थे सर, ये हमको कोई जवाब दे दे। नमस्ते, मेरा नाम अविनाश है और आप अनकट देख रहे हैं। अनकट की चुनावी यात्रा इस वक्त राजधानी लखनऊ में है और हम इस वक्त जहां खड़े हैं ये है 1090 चौराहा। बेहद लोकप्रिय चौराहा है और यहाँ पे युवाओं की अच्छी खासी भीड़ हुआ करती है। तो आज भी इस चौराहे पे चूँकि छुट्टी का दिन है तो बहुत सारे युवा इकट्ठे हैं, तो इनसे राजनीति से इतर जा कर के ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं, युवा जो वोट देने जा रहे हैं 23 फरवरी को, उनके इश्यूज़ क्या हैं और क्या चीज़ें वो दिमाग में रखकर वोट करेंगे। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अपनी युवा साथी से, क्योंकि ये अकेला प्रतिनिधित्व है आपका अभी दिख रहा है महिलाओं के तौर पे। जी बिल्कुल अकेली हूँ, बट मैं पूरी जो एक फीमेल है कम्युनिटी है, वुमेन कम्युनिटी है, गर्ल्स कम्युनिटी है, उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहती हूँ मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे खुद के इंडिविजुअल एक थिंकिंग है, खुद की एक इंडिविजुअल समझ है पॉलिटिक्स को लेके, और उसी को मैं कहती हूँ कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। लेकिन आज जो जिस तरह की बातें हो रही है, मैंने पहले भी कहा मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर मुद्दे की बात कहीं ना कहीं डोलमोल हो रही है। बात होनी चाहिए एजुकेशन पे, सेफ्टी पे, वुमेन सिक्योरिटी पे, इन सब मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। और मुद्दे इस तरीके के आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं डिवाइडेड फील करती हूँ। जो चीज़ें आज तक मैंने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे नहीं फेस करी, सुनी तक नहीं थी कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या आप ये लड़की हो या लड़का, इस तरह की बातें अब सोसाइटी में सुनने को मिल रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। क्या कह रही हैं? सही कह रही हैं। हम विद्यार्थी हैं, हमें रोजगार चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हमने 4 साल में इतनी नौकरियां दी, इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी है। इन्होंने ये केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं, मंदिर पे लोगों को घंटा बजाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम पकौड़ा बनाओ। हम पकौड़ा बनाएंगे पढ़ करके नहीं। 4 साल से हमारी वैकेंसी फंसी हुई है। 2019 में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई। ये बताइए क्या पढ़ाई की है आपने, कितना तक पढ़े और जरा एजुकेशन भी बताते चलेंगे तो। हमने BA किया, इसके बाद में नहीं हमने नीट की तैयारी कर रहे थे, इस बार D-Pharma में मेरा नाम आ गया। नहीं हमने D-Pharma हमने यहाँ किया, कंप्लीट हो गया। हाँ, इसके बाद में 19 वैकेंसी आई, फार्म अप्लाई किया, इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ। अभी 2 साल से ये पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ना किसी को ज्वाइनिंग मिली। कितने बच्चे फांसी लगा के मर गए उसी चक्कर में, कितनों को शादी उसी में रुकी हुई है। अब जो क्या किया जाए बताइए। अरे भाई ये युवा है और ये कह रहे हैं कि 4 साल में वैकेंसी नहीं निकली। एक मिनट सबके साथ आएंगे, सबके पास आएंगे। क्या कह रहे हैं, क्या सहमत हैं आप इससे? देखिए भैया, मैं किसी सरकारी नौकरी के लिए एकदम डेस्परेट नहीं हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मैं युवा हूँ, मुझे सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ट्रांसपेरेंसी और क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ शिक्षा की मैं बात करूं तो पिछले सरकारों में भी बहुत कुछ नहीं हुआ था, आज भी बहुत कुछ नहीं हुआ है। मेरे पास मैं कभी कभी मैं बैठता हूं, मैं सोचता हूं कि शिक्षा में
हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है। कुछ चीज़ों में जैसे मैं बात करूं उसमें ये सरकार पिछली सरकारों से बेहतर रही है, जैसे मैं खुद भी अनुभव करता हूं, मैं किसी के कहने से नहीं बोलता। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये सरकार जो है बेहतर रही है। एजुकेशन के मामले में अगर आप मुझे मौका देंगे बोलने का, मैं देखिए मैं सरकार का प्रॉस और कॉन्स दोनों बता रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी से प्रेरित नहीं हूँ। पहली बात एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि इन भाई ने बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। क्या कोई ऐसा आदमी है जिसको लगता है कि इन्होंने जो सवाल उठाए हैं शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, उस पे इस सरकार ने काम किया है या पिछली सरकार ने काम किया है? क्या 19-20 का फर्क है या ज्यादा का फर्क है, क्या है ये? इस 5 साल 17 से और 22 के रिस्पेक्ट में देखिए तो हर एक ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हो। लेकिन एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, अगर ट्रांसपेरेंसी तो कोई- है। कोई- मेरी बात समझिए जरा, मैं सवाल सुन लीजिए। जी, जी। ट्रांसपेरेंसी तो है, चलिए मैंने मान लिया, एकदम आपकी बात सही है कि ट्रांसपेरेंसी है। भर्तियां कितनी हुई और कितनी कैंसिल हुई, कितनी रद्द हुई, ये तो सबने देखा है ना। यस सर। लेकिन आप ये देखिए रोजगार पे अगर जहाँ तक देखा जाए, रोजगार में सबसे बड़ा इशू होता है ट्रांसपेरेंसी का, जो 17 से लेकर के 22 में सबसे बड़ा इशू रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको रोजगार मिला है, न कि जिसको पहुँच है और जो सिर्फ और सिर्फ पहुँच बदौलत जॉब मिलता था। वो 2012 से लेकर के 17 तक ये इशू था। 5 साल हो गए इस सरकार को, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जिसकी सपा में पहुंच थी उसको नौकरी मिल गई, तो 5 साल के सरकार की एक तो जिम्मेदारी होती है ना कि भाई अगर पिछली बार कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच कराएं और जांच करा के दोषियों को सजा दी जाए। मैं इसी चौराहे पे खड़ा हूं, बगल में यहाँ पे JPNIC है, बगल में गोमती रिवर फ्रंट है, सब पे कहा गया घोटाला हुआ। चलिए मान लिया घोटाला हुआ तो जांच होगी और सजा होगी। 5 साल कम तो नहीं होता ना भैया, एक क्यों? बात सुनिए। इनकी पुलिस है, इनकी CID है, उसके बाद भी जांच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि इनका भी अंदर से मामला गड़बड़ है। सुनो सर, देखिए क्या है कि यह सरकार बात कहती है कि हम काला धन ला देंगे, वो तो 2014 से आ रहा है। हम इनको जेल में हरियाणा में सरकार ने क्या कहा, मैं सरकार बनाते फलाने को जेल में डाल देंगे। फलाने घूम रहे हैं, इसका मतलब फलाने गलत नहीं है, फलाने की सरकार गलत है। बाबा देखिए, यह देश संस्कार का देश है। हमारे यहाँ के भाजपा कहती मैं संस्कारित पार्टी हूँ, और भाजपा का मुख्यमंत्री बोलते हैं गर्मी निकाल दूंगा। और माननीय योगी जी के बारे में बोलते हैं जो भगवाधारी हिंदू था, वो आज नहीं, वो जब 25 साल से घर छोड़े तब से उसका गेरुआ रंग और भगवाधारी उसका वस्त्र है। ठीक है, तो उससे किसी को क्या आपत्ति है? ये लेकिन इसमें एक चीज आपत्ति है। इससे किसी को ये लॉकडाउन में 2020 के कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है, लाशें तैर रही थी गंगा में, इन्होंने कल्याण तो किया ही है, बहुत कल्याण किया है। आपकी बात सुनी ना। सबको सिलेंडर मिला है। सबसे बढ़िया व्यवस्था अगर कोरोना टाइम में न्यूज़ देखें वाले तो गलत दिखा उत्तर रहे प्रदेश का था सबको सिलेंडर सबसे मिला, बढ़िया। गलत हम केरल ले लें, महाराष्ट्र ले लें। आप सब लोग युवा हैं, मैंने अपने वीडियो की शुरुआत ही इसी से की थी कि हम लोग राजनीति से हट करके थोड़ा सा युवाओं की बात कर लें, आपकी नौकरी की, आपकी शिक्षा की, आपके रोजगार की, आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवार की। इस देश में शिक्षा की बात, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। लड़के BEd कर लेते हैं, आज DEd कर ले रहे हैं, TET निकाल ले रहे हैं, परीक्षाएं होती हैं कैंसिल हो जा रही हैं, बच्चे सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं। हुक्मरान कर क्या रहे हैं? बच्चों के लिए क्या किया जाएगा इस देश में? स्वास्थ्य की देखिए, हॉस्पिटल में जाइए तो पता चलेगा कि दवाएं ही नहीं है, और वो भी दवाएं हैं तो क्वालिटी इतनी गड़बड़ है कि वो मिट्टी जैसी लगती है। लेकिन एक चीज ये भी समझिए, पिछले 15 साल ही ऐसे गुजरे हैं जिसमें 3 सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। हाँ। मायावती उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। हाँ। उसके बाद अखिलेश, उसके बाद योगी आदित्यनाथ। इन पिछले 15 सालों में तो ये स्थिति जस की तस बनी हुई है जो आप अभी कह रहे हैं। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, खाद्य सुरक्षा का गारंटी, वो कांग्रेस ने शुरू किया। रोजगार की गारंटी, सूचना की गारंटी, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन और सुने, माने वो सरकारें चली गई, उसका इम्प्लीमेशन सही तरीके से करना, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता प्राप्त करना पार्टियों का एक जो है आवश्यक अंग है। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद आम नागरिक गण के लिए कितनी अच्छी सुविधा सारे सेक्टर में दिया जाए, यह अच्छी नियत की आवश्यकता है, न कि गाली देने से, न अपशब्द बोलने से, न तानाशाह बात करने से। काम करो, जनता उसको याद करेगी। चलिए आप बताइए। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश से रिजर्वेशन खत्म कर सकती है? रिजर्वेशन कैसे खत्म होगा? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। करना चाहिए सर, क्यों? करना चाहिए सर। जरा बताइए मुझे।
सवर्णों में भी तो गरीब आते हैं। तो 10% का ईडब्ल्यूएस है, एससी को आरक्षण मिल गया, एसटी को आरक्षण मिल गया, ओबीसी को आरक्षण मिल गया और ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिल गया। बराबर का देना चाहिए ना फिर। नहीं वो क्या होता है भाई, हमारे भाई बहन पढ़ के मतलब एक सेकंड आरक्षण की बात खत्म करने की बात करते हैं। आरक्षण अगर इस देश में पूरे विश्व में आरक्षण नहीं है, आरक्षण जी बिल्कुल योग्यता के आधार पर हो दीजिए। और हाँ। सुनिए एक मिनट, जिन आरक्षित वर्ग को आरक्षण मिल गया है उन्हीं वर्ग में जिनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिनका लड़का आईएएस हो गया तो वो तो फुलफिल फैमिली हो गई ना, उन्हीं के वर्ग में, आरक्षित वर्ग में दूसरे को तो मौका मिले। पता चलता है आईएएस वाले लड़का आईएएस हो गया, उसके भी लड़कों को रिजर्वेशन। यह देश में यह अच्छा, बहुत अच्छा नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ सर। अंकल जी की बात से मैं पूर्णतया जो है पूर्णतया मानता हूँ। देखिए, आरक्षण को ज़रूरत है, लेकिन एक समय के बाद जब वह वर्ग आगे आ जाए तो उससे आरक्षण हटा लेना चाहिए। आप संविधान में अगर ऐसा नियम है तो ठीक है, नहीं तो आप वो ऐसा कानून लेके आइए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे आपने आरक्षण की बात करी, एससी और एसटी को आज भी आरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन आपने भी कभी ध्यान दिया है कि जो एसटी है, जो शेड्यूल, जो सबसे नीचे है, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं उनको, आज भी वो मुख्य धारा में वापस नहीं आ पाए हैं समाज में। कभी आए ही नहीं। हमारी सारी राजनीतिक पार्टियां, सुनिए यार, किसी भी पार्टी से प्रेरित होकर जो व्यक्ति बात करता है, मैं उससे बात करना पहली बात पसंद नहीं करता। तो मैंने क्या कहा कि जो क्या कहते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो आज भी जो है समाज की मुख्य धारा में वापस नहीं आ पाए हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं वो केवल यही बात करती हैं कि जो है हम पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। सच्चाई यही है कि आज अगर वो सही में उनका ध्यान दिए होते, केवल उनको वो लोग वोट बैंक समझें। आज भी जो है, जो गरीब वर्ग है, जो एससी वर्ग है, एससी जब भी समझ लीजिए वो गांव में रह रहे हैं और शहरों में जहां भी रह रहे हैं वो बद से बदतर अवस्था में रह रहे हैं, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो आज भी वनों में रहते हैं, आज भी वो मुख्य धारा में वापस नहीं लौट पाए हैं। रोजगार की बात हुई तो मैं ये कहता हूँ कि भारत की जनसंख्या आज 135 करोड़ पहुंचने वाली है। सबको सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों हर युवा, सुनिए मैं एक मिनट, युवा 35 साल तक क्यों रोजगार की, केवल सरकारी रोजगार के लिए पीछे भागता है? वो 25 साल से अगर शुरू करे, 10 साल में वो देश के विकास के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखिए, इनके जवाब पे, रोजगार में आप रोजगार किसको बोलते हैं? केवल गवर्नमेंट जॉब को ही रोजगार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। 10%, हाँ, प्राइवेट 90% लोग रोजगार करते हैं। भले उनका अंदर का हो कि हम उस पार्टी हैं तो बोल देंगे हम बेरोजगार हैं, ऐसा है। यहाँ पे भी 40 आदमी खड़े हैं तो मुश्किल से 30 आदमी अगर युवा हैं तो कुछ ना कुछ रोजगार करते हैं, या तो बिजनेस से हैं, प्राइवेट से हैं, गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं है। अब ये बोलें महंगाई सर, हर देश, भारत सरकार की बहुत दिन से बढ़ रही है, एक ही बार कोई ला के डाउन नहीं कर सकता है। लेके चलिए क्या जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका नहीं, बिल्कुल नहीं लेके चलिए। मास्क तो हटा दीजिए। हाँ, बिल्कुल नहीं चलिए। रोजगार की जहाँ तक की बात है, सबको रोजगार नहीं देना, लेकिन हम लोग जिसको चुनते हैं तो अपना वो देकर चुनते हैं कि हमारे बच्चों को जो है ये शिक्षा देगी, रोजगार देगी। अगर उनके बस की बात नहीं है तो हटें, कोई और आए, कोई और देखे। सरकार एक चीज़ और भी कह रही है कि यार 5 साल तो मिले थे, लेकिन 3 ही साल हम काम कर पाए, 2 साल तो कोरोना ने मार दिया। क्या आपको इम्पैक्ट लगता है? आज कोरोना है, आप हमसे डर रहे हैं? कोरोना की वजह से नहीं डर रहे हैं। अभी चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि अभी कोरोना आएगा। देखिए, चुनाव यूपी में है, ना कि पूरे विश्व में। हर जगह कोरोना का प्रकोप है अभी भी, ठीक है? नहीं, सुनिए, इन्होंने बात कही तो कोई नहीं बचा है अभी साइकिल वाला, ठीक है? सब लोग कमल पे भरोसा फिर से कर रहे हैं अभी भी। और सुनिए, भरोसा कर रहे हैं। और साथ ही में अगर देखिए, सभी सरकार को 5 साल मिलता काम करने का, यहाँ इनको सरकार को 3 साल काम करने का मौका मिला, और 3 साल में इतना बेहतर काम हुआ है कि सभी लोग काम ही गिराइए ना। मुझे मैं गिराइए। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मैं गाँव का बाराबंकी का रहने वाला हूँ। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। एक टाइम था ना जब सपा सरकार में हम सोते थे, तब लाइट आती थी, और जैसे उठते थे लाइट नहीं, मतलब लाइट देखने को नहीं मिलती थी। सुनिए, सड़क कितनी बेकार स्थिति थी। कल हमारे मोहल्ले में योगी जी आए थे, बुद्धेश्वर में योगी जी आए थे कल मेरे मोहल्ले में। बुद्धेश्वर से पारा जाने वाला रास्ता है, आप पता करिएगा, पारा जाएंगे। आपको 4 साल पहले पारा नहीं जा पाते आप, शाम को तुरंत बैग वोग सब छीन के बराबर कर दिया था। लेकिन अभी क्या है, किसी का माई का लाल बुलडोजर चली जाती है घरों पे। 10 साल पहले यहाँ पे भी छीन जाते।
ये बताइए, जय श्री राम आपने नारा लगाया, बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम लिया आपने, ठीक है। अरे महाराज रुक जाइए भाई, हमको बोल लेने दीजिए। एक सवाल का जवाब आप दीजिए। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे आप लगा रहे थे, योगी जी ने अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? सुनिए हम बता रहे, सुनिए बता रहे हैं। सुनिए अयोध्या में सुनिए हम बता रहे हैं। पहली चीज तो योगी जी ने किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि मैं अयोध्या चुनाव लड़ूंगा। ये जो भाजपा पार्टी है ये सबकी पार्टी है, और ये चुनाव जो कहां से लड़ेगा क्या लड़ेगा वो ऊपर के मंत्री तय करते हैं। तो योगी जी ने नहीं कहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। ये बताइए 10 साल से मैं भी इससे पहले योगी जी ने अयोध्या चुनाव लड़ा था? वो तो कभी नहीं लड़े थे। क्यों नहीं लड़े? अब बताइए, अखिलेश यादव क्यों भाग रहे हैं वहाँ से? करहल में भी राहुल गांधी क्यों भाग गए? राहुल गांधी योगी जी गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से हैं, मेरी बात सुनिए, वो प्रेजेंट टाइम पे सीएम थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अगर कहीं से चुनाव लड़ सकते तो उनके अंदर पता है। लखनऊ के युवाओं के मन की बात सुन रहे थे, लखनऊ के युवाओं से बात कर रहे थे, और हम इस वक्त 1090 चौराहे पे खड़े थे, जहां पे युवाओं ने दोनों पक्षों की बात रखी। कुछ लोग भाजपा के समर्थन में आए, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए, लेकिन एक निष्कर्ष जरूर निकला कि सरकार चाहे कोई भी हो, उसने रोजगार के नाम पर उतना काम नहीं किया है जितना काम होना चाहिए था। थोड़ा है और बहुत ज्यादा की अब भी जरूरत इन युवाओं को है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।